Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's lecture we will discuss our next very important age which is the romantic age, right? जी आज का जो ये लेक्चर है जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। और प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स में कौन कौन से एजेस डिस्कस किए मेरे साथ आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको वो भी माइंड में रहे जी। तो हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे हमारे उसमें हमने 18th सेंचुरी लिटरेचर जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी, जिसको हमने द सेंसिबिलिटी एज भी बोला, ऑगस्टन एज भी बोला, ठीक है जी, और भी बहुत सारे नेम्स हैं उसके। और रेस्टोरेशन एज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्यूरिटन एज, ठीक है जी, और जो अभी रेनेसेंस एज, एलिजाबेथन जिसको हम द एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। तो ये सारी एजेस जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे तो जल्दी से वो जाके वो लेक्चर्स अच्छे से देखिए ताकि आपको बैकग्राउंड की समझ आ सके, राइट। ये जो भी एजेस है ना ये एक ऑर्डर वे में चल रही हैं, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट एज स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस एज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है जी, उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए ताकि आपको इजीली जो है ना एक आपका एक ऑर्डर वे बन सके, ताकि क्योंकि ये जो लिटरेचर है ना अगर आपको एक ऑर्डर वे में ये एजेस समझ आएंगी ना तो तभी आपका एक फ्लो बन जाएगा, तो आपको ईजिली ये सारी एजेस फिर आपको टफ नहीं लगेंगी, ठीक है जी। जाके जल्दी से आप देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ठीक है जी। और वैसे भी आपको मेरी ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर ओवरऑल सारे पीरियड्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। आज की जो हमारी एज है वो है जी द रोमांटिक एज, ठीक है जी। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। और जो मेरे चैनल पे न्यू है या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज लेक्चर। The Romantic age started in 1798 and ended in 1834. This is the time duration of the Romantic age, right? और जी हम आज के लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं, डिस्कस क्या करने वाले हैं जी, उसमें हम देखेंगे जी हाउ रोमांटिसिज्म केम टू एग्जिस्टेंस, ठीक है जी। रोमांटिसिज्म आया कैसे, इसका मतलब क्या क्या ऐसा हुआ कि जी रोमांटिक एज मतलब इसका आगाज़ हो गया। देन हम देखेंगे बैकग्राउंड एंड देन इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंट लिटरेरी जॉनरास इन रोमांटिक एज विच आर द पोइट्री, प्रोज एंड नॉवल, ठीक है जी। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉनरास है जो हम इस एज में डिस्कस करेंगे। और अब हम जी फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रोमांटिक एज, ठीक है जी, जो कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसका फर्स्ट ग्रुप जी द लेग पॉइंट्स एंड द स्कॉट ग्रुप एंड द यंगर ग्रुप, ठीक है जी। तो इस लेक्चर में जी हम ये चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो स्टे कनेक्टेड विद मी, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ इस एज को समझने से पहले जी आपको पता होना चाहिए जी ये एज ऐसा क्या हुआ जी कि हम रोमांटिक एज का बाकायदा आगाज़ हुआ, ठीक है जी। तो जैसे कि जो रोमांटिसिज्म है इसको हम 19th सेंचुरी मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि प्रीवियस जो थी हमारी 18th सेंचुरी हमने उसको बोला था लिटरेचर, सो इसको हम 19th सेंचुरी लिटरेचर भी बोल सकते हैं। तो इसमें जी क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, ठीक है जी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो स्टार्ट हो चुका था ना, तो उसके बाद जी जैसे इनलाइटमेंट एज हुई, मींस वो ये सारा कुछ बैकग्राउंड में हमारे हो रहा था प्रीवियस एजेस में। तो अब जी इसमें रोमांटिक एज को ना जी एज ऑफ रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। वो क्यों, क्योंकि इसमें जी काफ़ी सारी रेवोल्यूशंस आई, ठीक है जी, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इसमें आया, अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, ठीक है जी। और फ्रेंच रेवोल्यूशन इसमें जी 1789 में स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद जी अच्छा जी फ्रेंच रेवोल्यूशन का मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ जी। इसके 3 पर्पस थे, ठीक है जी, 3 बेसिक गोल्स थे इसके। वो क्या था जी, एक तो मींस ये चाहते थे जी मींस इक्वालिटी बेसिस पे होना, ठीक है, फ्रीडम, एक लिबर्टी चाहिए थी इनको, एक इक्वालिटी एंड देन फ्रेटर्निटी, ठीक है जी। तो ये इनके बेसिक गोल्स थे जिनकी वजह से ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, ठीक है जी। तो ये सारा इनका ना बैकग्राउंड था, जिन रीजंस की बेसिस पे जी रोमांटिसिज्म वजूद में आया, ठीक है जी। आई होप सो कि आपको बैकग्राउंड समझ आ गया होगा। ये चीज़ें थी, इसलिए हम इस एज को एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहते हैं, राइट। सो
let's see our major characteristics of the romantic age which are contrast with new classicism. देखें जी, हमने 18th सेंचुरी जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, नियो क्लासिज्म या क्लासिज्म को डिस्कस किया था. इसकी मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स भी बताई थी जी. उसमें पोइट्री के लिहाज से वो कौन कौन से मेन जो फीचर्स थे जिनको वो राइटर्स फॉलो करते थे. तो जी वो जो थी ना, उसकी जो फीचर्स थे, ये रोमांटिक जो पोइट्री थी इसके टोटली अपोज्ड थे. ठीक है जी. सो इसमें हम देखते हैं वो कैसे. इसमें तो जी लव फॉर फ्रीडम था. ठीक है जी. फ्रीडम और इन अ सेंस के जी इस लिहाज से भी फ्रीडम था कि राइटर्स जो थे ना, वो इन्होंने जी अब जो प्रीवियस जो थे ना क्लासिज्म के रूल्स को ब्रेक आउट कर दिया था, और वो अपने ही एक अलग स्टाइल से ये जो थी राइटिंग्स इन्होंने स्टार्ट कर दी थी. ठीक है जी. फिर इनके वर्क्स में हमें जी सुपर नेचुरलिज्म का एलिमेंट भी नज़र आता है. ठीक है जी. वो अब आगे हम देखेंगे काफ़ी सारे एस.टी. कॉलरिज के वर्क्स में हमें सुपर नेचुरलिज्म का एलिमेंट नज़र आएगा. ठीक है जी. देन सब्जेक्टिविटी थी, ये थी जी. और ये जो राइटर्स थे ना, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते थे ना, उसके ऊपर ये वर्क्स लिखना स्टार्ट करते थे. ठीक है जी. तो हमें सब्जेक्टिविटी नज़र आती है. देन वेराइटी ऑफ मोड्स इसमें हमें इनके नज़र आएंगे. देन सिंप्लिसिटी इन स्टाइल, जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ आपको जी, लैंग्वेज वगैरह जो भी पोइटिक डिक्शन था, इसमें ईजी लैंग्वेज यूज़ हो रही थी. ठीक है जी. जो कि कॉमन पीपल को समझ में आ सके. ठीक है जी. देन इमोशन इमेजिनेशन हमें इनके वर्क्स में जो है एलिमेंट ये दिखाई देते हैं. राइट. जैसे एंड देन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी जॉनर्स कौन कौन से हैं इस एज में, वो हैं पोइट्री, प्रोज एंड नॉवल. तो आज के लेक्चर में पोइट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं. राइट. सो important poets of romantic age, as you know के three groups हैं इनके, इन poets के, the lake poets, the Scott group and the younger group. so अब one by one मैं आपको elaborate करूँगी. first one हम discuss करते हैं जी the lake poets. lake poets में जी हमारे पास आते हैं मेन जो मेजर लिटरेरी फिगर हैं, वो जी हैं वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज. राइट. वर्ड्सवर्थ को देखें अगर हम जी, अब ये देखें लेक पोइट्स इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि जी ये वर्ड्सवर्थ जिस प्लेस पे रहते थे ना, तो ये लेक जो थी ना उस प्लेस का नाम है. ठीक है जी. और जी अगर हम बात करें पोइट्री की, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ जो पोइट्री है ना, इट्स द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. राइट. अब जी इनके हम कुछ वर्क्स पे नज़र डालते हैं. इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इनका जो है ये वर्क, लिरिकल बैलेड्स 1798 में इन्होंने लिखा था, और कोलैबोरेशन में किसके साथ, एस.टी. कॉलरिज के साथ. ठीक है जी. तो ये इनका कोलैबोरेशन में वर्क है, कंबाइन वर्क है. ठीक है जी. एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का. देन इन्होंने जी फिर वर्ड्सवर्थ ने अलग से लिखा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, जिसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन बताया कि इन्होंने लिरिकल बैलेड्स को लिखा क्यों था, पर्पस क्या था. ठीक है जी. एंड देन लाइन composed a few miles above Trenton Abbey. इसमें जी ये एक नेचुरल पोम है वर्ड्सवर्थ की, जिसमें ये एक अपनी सिस्टर डॉरथी को एक माउंटेन एरिया है जो कि ट्रेंटन अबे में उधर लेके जाते हैं, तो उसमें उसके बारे में ये एलेबोरेट किया हुआ है. ठीक है जी. देन द प्रिल्यूड. ठीक है जी. एंड एक्सक्यूरियन, द रेक्लूज, ऑड इंटीमेशन ऑन इमॉर्टैलिटी. ठीक है जी. ये इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. देन जी आते हैं सैमुअल टैलर कॉलरिज, जिसको हम जी एस.टी. कॉलरिज के नाम से जानते हैं. इनका है बायोग्राफिया लिटरेरिया, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसमें एक मैरिनर है, वो अपने एक गेस्ट को अपनी स्टोरी, सुपरनेचुरलिज्म की स्टोरी डिस्कस कर रहे होते हैं. ठीक है जी. देन डिटेक्शन एंड ऑड, कुबला खान एंड क्रिस्टेबल. क्रिस्टेबल इज़ अ यंग गर्ल स्टोरी, जिसको एक विच है जो उसके ऊपर ना उसका स्पेल होता है. ठीक है जी. देन स्कॉट ग्रुप. स्कॉट ग्रुप की अगर हम बात करें जी, तो रोमांटिक पोइट्स में जी ये स्कॉट ग्रुप के अंडर जो आते हैं वो है जी सर वॉल्टर स्कॉट. इन्होंने जी लेडी ऑफ द लेक, मैरमियन, द लेडी ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल एंड हिज, ये जो है सब इनके जो है बेस्ट नॉन वर्क्स हैं. ठीक है जी. एंड थॉमस कैम्पबेल और थॉमस मोर ने जी गर्ट्रूड वोइंग, ये मैरिनर्स ऑफ इंग्लैंड एंड द बैटल ऑफ द बाल्टिक, ये इन्होंने वर्क्स लिखे. अब हम जी नज़र डालते हैं यंगर ग्रुप. यंगर ग्रुप की अगर हम बात करें जी, तो इसमें बैरन, शैले एंड कीट्स. अब इनको यंगर इसलिए भी कहते हैं, एक तो इन्होंने ना अर्ली एज में ही वर्क स्टार्ट कर दिए थे, दूसरी बात ये ये बहुत यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी. बायरन 36 एज में इनकी डेथ हो गई थी, शैले की 30 एज में और कीट्स की 25 एज में. और इन्होंने जी ये वर्क्स लिखे जी. बायरन के चाइल्डहुड पिलग्रिमेज है, शैले के देख लीजिए, कीट्स ये भी इनके वर्क्स हैं जो एसबेला टू अ नाइटिंगेल. ठीक है जी. और ऑड ऑन एग्रेशन आर्न. ठीक है. ये इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स आपके सामने हैं. ठीक है जी. और
तो ये इनके किड्स जो थे ना, ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है जी। और इन्होंने इनके ये सारे वर्क्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।